हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म करने वाले हैं। और कितने एमसीक्यूज होंगे? नियरली ऑलमोस्ट 80 के करीब, ठीक है ना। सो इतने एमसीक्यूज करेंगे एंड मेक श्योर कि आपका जो भी स्कोर होगा वो आप कमेंट में लिखना। फाइन। तो चलो अभी मैं शुरू करती हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इसका मैंने वन शॉट रिवीजन भी करवा दिया है। इसका लिंक भी मैं दे दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। एंड मैंने इसका ना जो एमसीक्यूज़ है, इसको देखो, मैंने एक एक सब टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे सजाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प भी हो जाए कि इस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने नहीं बने। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखे हैं। एंड लास्ट में कुछ हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी नवंबर में और भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज होंगे वो लाने की, क्योंकि 30 नवंबर से आपका जो है टर्म 1 शुरू हो जाएगा। उसके पहले ही मैं कोशिश करूंगी इस तरीके के कुछ एमसीक्यूज लाने की। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Dash is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of a country. तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। यस, फेडरलिज्म, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, वही है हमारा इसका आंसर। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो फेडरलिज्म का जो डेफिनेशन है वो उसमें कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ के कुछ कीवर्ड से देखो, पावर डिवाइडेड, सेंट्रल अथॉरिटी, वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको बेसिकली अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और देता है जो कि गलत होता है, तो वहाँ पे गलती से भी फेडरलिज्म मत बिठाना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। फाइन, चलो नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप उसको स्लो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको और फास्ट करवाना है तो आप इसको 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। एंड आप चाहो तो बीच में पॉज भी कर सकते हो। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है? यस, ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। एंड बाकी सारे तो होल्डिंग टुगेदर के हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन सा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, कि कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये होल्डिंग है, ये भी होल्डिंग है एंड ये भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी हमको क्या एग्जाम्पल पूछा है कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि इंडिया और स्पेन क्या है, ये तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन फिर कौन सा है ना, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डज अ फेडरेशन यूजुअली हैव? मतलब एक फेडरेशन में कितने गवर्नमेंट्स, कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 2। अब बाद में जाके डिसेंट्रलाइजेशन बोलो या जो भी बोलो, एक थर्ड ईयर आ गया है, वो अलग बात है, बट यूजुअली फेडरेशन में सिर्फ 2 ही लेवल्स होता है, एक होता है सेंट्रल और होता है स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, गलती से भी यहाँ पे 3 मत लिखना, गलती से भी मत लिखना, हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एन आइडियल फेडरल सिस्टम मस्ट हैव डैश। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। याद है मैंने आपको एस्पेक्ट्स में पढ़ा था कि क्या मेन 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए एक फेडरल सिस्टम की। तो एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, यानी कि जो सेंट्रल है एंड जो स्टेट है वो एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, एंड भाई वो आपस में मतलब यूनिटी के साथ रहेंगे, ऐसा एक एग्रीमेंट उनका रहेगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज बेल्जियम हैव? बेल्जियम में कौन सा गवर्नमेंट है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फेडरल गवर्नमेंट। Next, Belgium shifted from a dash to a dash form of government. क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, यानी कि पहले वो यूनिटरी था एंड उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया एक. Okay, when large country divide its power between states and national government, this is called dash. And the correct answer is option number B, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना. इसका मतलब क्या है कि जब एक बड़ी सी कंट्री अपनी पावर जो है वो स्टेट्स में एंड नेशनल गवर्नमेंट में मतलब डिवाइड करती है तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. आप कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर का जो मतलब लिखा गया है ना, जो पैरा वहाँ पे देखना ये लिखा गया है, ठीक है, एग्जैक्ट बुक का ही लैंग्वेज है. नेक्स्ट, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस द डैश गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल. ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है होल्डिंग टुगेदर में, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल. और अगर मैं ये बताऊं कि कमिंग टुगेदर में कौन सा गवर्नमेंट पावरफुल होता है तो आप क्या बोलोगे, जो कंस्टिट्यूंट यूनिट्स जो होते हैं, जो स्टेट्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं. अच्छा, तो इसमें मैंने वो क्वेश्चन तो लिखा नहीं है बट मैंने आपको बोल दिया तो याद कर लेना, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम. तो ऐसे कितनी कंट्रीज हैं दुनिया में जिनके पास ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 25. द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बताना है. ऑप्शन ए, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द डिवीजन ऑफ ए कंट्री. ऑप्शन बी, हार्मिंग द रीजनल डाइवर्सिटी. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. बेसिकली डुअल ऑब्जेक्टिव्स में से मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही दिख रहा है. यहाँ पे तो बोला गया है कि हार्मिंग है, नहीं, बिल्कुल हार्मिंग नहीं है, बल्कि उसको प्रमोट करना चाहिए था, है ना, एकोमोडेट करना चाहिए था. सो ये तो गलत हो गया. सो इसलिए बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं होगा. तो इसका क्या आंसर होगा, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट डिवीजन ऑफ द कंट्री. तो ये हम लोगों ने कर लिया व्हाट इज फेडरलिज्म का. अब हम करने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज अभी हम लोग करने वाले हैं. ओके, सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर डैश. ऑप्शन ए, 2-tier सिस्टम गवर्नमेंट. ऑप्शन बी, 3-tier सिस्टम गवर्नमेंट. या ऑप्शन सी, ओनली वन गवर्नमेंट. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ये होगा 2-tier सिस्टम गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि बाद में क्या हुआ, 1992 में ज़्यादा फोकस किया गया कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को मतलब ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, उस पर फोकस किया जाए. उससे पहले ना लोकल गवर्नमेंट को कोई पूछता नहीं था. ओके, गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे एक फीचर बता देना है आपको. आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो. हाँ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. पहली बात, क्यों कुछ बच्चे ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे. ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दैट दे हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट, दे डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट. ठीक है, उनके पास इतनी पावर नहीं रहती है. एंड ऑप्शन बी पे क्या बोला गया है, दैट दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है, ये तो समझ में आ गया है. बट विच कैन बी मर्ज्ड, नहीं, विच कैन नॉट बी मर्ज्ड, है ना. अगर मर्ज किया जा सकता था विथ एग्जिस्टिंग स्टेट्स तो फिर उसको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत ही क्या थी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना छोटा है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकता है और ना ही इसको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी कुछ होगा वहाँ पे. ठीक है, बट ये जो ऑप्शन सी बोला गया है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इनमें से कौन सा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एंड इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये बाकी सब क्या है, यूटीज हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी है. कुछ बच्चों को लगता है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी नहीं है. क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत हो गया, चंडीगढ़ इज ऑल्सो एन यूनियन टेरिटरी. हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी. अरे यार, मैंने इसका आंसर ही बता दिया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़. अरे यार, चलो कोई नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. किस फॉर्म में यहाँ पे 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया. बेसिकली कहने का मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट, है ना. सो लोकल स्टेट पे
लोकल स्टेट पे, लोकल लेवल पे बेटा। ओके, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि गांव में पंचायत एंड शहरों में म्यूनिसिपैलिटी। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आपको पता ही होगा, जो टाउन्स होता है ना, टाउन्स में होता है म्यूनिसिपैलिटी, एंड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं ना, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, ये होता है बिग सिटीज में, बिग सिटीज में। और यहाँ की जो हेड होते हैं वो होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है, और यहाँ का जो हेड होता है वो होता है मेयर। ये याद रख लेना, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं मेयर एंड म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं चेयरपर्सन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लिस्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने लिस्ट हैं हमारे इंडिया में? 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन, एक स्टेट और एक होता है कॉन्करेंट, ठीक है। अच्छा, कॉन्करेंट में डबल आर होगा, बहुत सारे बच्चे एक आर लिख देते हैं, सो डबल आर होगा। मेरा हैंडराइटिंग, चलो मैं यहाँ पे फास्ट लिख रही हूँ ना, तो इसीलिए। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, यानी कि एनी 3 लिस्ट्स, ठीक है। यूनियन में नहीं होता है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं मेंशन रहता है, और ना ही आपका कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वो है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी आगे हम लोग देख लेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर द रेसिडुअरी लिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो होगा रेसिडुअरी लिस्ट में। करेंसी तो है अपना यूनियन लिस्ट में। इरिगेशन एंड कॉमर्स आता है आपका स्टेट लिस्ट में। अरे हाँ, अच्छा, इरिगेशन आपके ये में भी आता है, वो ऐसा नहीं कि गलत है। अच्छा, विच वन कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। बाकी जो सारे के सारे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। पुलिस आता है स्टेट लिस्ट में। इसको याद रखने का पुलिस को याद रखने का सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखना, मैंने याद किया था कि मैंने फिल्मों में दूसरी जगह पे देखा था, उनकी वर्दी जो होती है ना, वो थोड़ी खाकी वर्दी जो होती है अलग रंग की होती है, एंड कोलकाता पुलिस का जो कलर होता है वो देखना वाइट होता है। तो फिर मेरे को समझ में आता है कि अच्छा, तो अगर ये पूरा एक स्टेट लिस्ट में नहीं आके अगर ये यूनियन लिस्ट में आता, तो सारे के सभी के वर्दी सेम होते हैं ना, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है तो इसलिए इनकी वर्दी भी अलग है। तो मैंने ना इस तरीके से याद किया था। बट जो डिफेंस है, जो आर्मी है, उनकी देखना उनकी वर्दी सेम होती है। हाँ, उनका डिफरेंट लेवल होता है, वो अलग चीज़ है, बट वर्दी वैसे सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, on which given subject can both the union as well as the state governments make law? And the correct answer is option number C, trade यूनियंस। हाँ, ये आता है अपने कॉन्करेंट लिस्ट में। जो सब्जेक्ट्स आते हैं लिस्ट के अंदर उसको भी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विच लिस्ट कम अंडर द यूनियन लिस्ट? ठीक है, यूनियन में कौन सा लिस्ट आएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। नेक्स्ट, under which of the following list this law made by central government prevails over the laws made by the state government? मतलब इनमें से कौन से लिस्ट में क्या होगा कि देखो, अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मर्जी होती है ना, जो लॉ वो बनाएगा वो वही माना जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसका आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट। क्यों? इसको देखो, याद करने का क्या तरीका है। यूनियन लिस्ट तो भाई इसमें स्टेट गवर्नमेंट का आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये ऑप्शन ए हम लोग पहले कट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो, स्टेट लिस्ट में ना यूनियन नहीं घुसता है उतना। अगर कभी शायद कभी अगर कुछ हुआ तो हुआ, बट यूनियन घुसने नहीं जाता है। तो स्टेट में तो भाई इसका घुसने का कोई चांस ही नहीं है। बट कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है, ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं। बट अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हुआ दोनों के बीच में, तो जो सेंट्रल जो बोलेगा वही मान लिया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टेट एंड सेंटर कैन बोथ मेक लॉज? वही होगा कॉन्करेंट। बट क्वेश्चन यहाँ पे देखो थोड़ा सा घुमा दिया है मैंने,
विच इश्यूज आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आपको अब बताना है कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे के सारे कौन देखभाल करता है? स्टेट देखभाल करता है। ये सारे के सारे कौन देखभाल करता है? सेंटर देखभाल करता है। और ये सारे के सारे किस लिस्ट में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, विच इश्यूज आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा आता है, अब आपको ये बताना है। मैंने इसका आंसर पहले ही थोड़ी देर पहले ही बता दिया पिछले वाले में। हाँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशंस। Next, which of the following states has been given a special status? ठीक है, इनमें से कौन सा स्पेशल स्टेटस दिया गया है? वैसे ही इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये है कि 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। सो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को कट करके असम लिख दूंगी। तो कौन सा अब होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा आपको यहाँ पे बोलना है ट्रू और फॉल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? हमारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशियरी का काम क्या है, ये आपको अभी बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड प्रोसीडियर्स। चलो ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स डजंट मेक डिसीजंस इन केस ऑफ डिस्पोर्स। पहली बात यहाँ पे डजंट तो नहीं होगा, डोंट होगा, एंड ये तो पहले ही गलत है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो क्या करता है? बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है, जो भी रूल्स एंड प्रोसीडियर्स जो बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन लॉज मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, ये वाला पहले ही हम लोगों ने किया था। अगेन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे दिया गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, यानी कि सेंट्रल जो लॉ बनाया है वो लॉ प्रिवेल होता है। अच्छा, who has the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government? एंड इसका आंसर होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास ये पावर होता है। पार्लियामेंट एंड सिटीजन्स तो किसी काम के नहीं, ये लोग क्या करेंगे? ये इनके पास थोड़े ये पावर होता है। सो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास में भी है। तो अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस होता है ये हम लोग देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ डैश स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये पहला एक टेस्ट किया गया था कि कंट्री में ना स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, मतलब क्रिएट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि देखो, पहली बात है, पहले बहुत ज़माने पहले जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हुआ करती थी तब क्या था, एक जो साम्राज्य वगैरह जो होता है ना वो उस टाइप का चलता था। फिर धीरे धीरे न्यू स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज हैज़ द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक मज़े की बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना तो हमारे बुक में लिखा जाता था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सोचो, हमारा तो कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, बट हमको ये पढ़ाया जाता था कि हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। कितना गलत पढ़ाया जाता था, सोचो। ओके, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट -% ऑफ इंडियंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 40%, 40 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 43, 42 ऐसा कुछ होगा। तो इतने % इंडियंस का ही ये सिर्फ मदर टंग है। सो देखो, 50% भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप कैसे बोल दोगे कि इसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से घोषित कर दें, है ना। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन।
Next, in dash, the boundaries of several old states of India was changed in order to create new states. ठीक है, and the correct answer is option number B, in 1947. Next, why were the boundaries of several old states of India changed? उनको क्यों चेंज कर दिया गया था? उनकी जो भी मतलब बाउंड्रीज वगैरह थी तो उसको फिर से चेंज करके क्यों किया गया था? And the correct answer is option number C. यानी कि टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, उनको नए नए स्टेट्स क्रिएट करवाने थे. एंड और क्या था? टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज वुड लिव इन द सेम स्टेट. वो चाहते थे कि जो जिस लैंग्वेज में बात करेगा वो एक ही स्टेट में रहेगा, मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट करना चाहते थे बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, apart from languages, some states were also created on the basis of dash. तो language के अलावा भी कुछ states जो है वो create किए गए थे, but not on the basis of language, but on the basis of dash. On the basis of what? And the correct answer is option number D, culture, geography and ethnicity. Next, Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand were created on the basis of dash. एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो आप देख रहे हो, तो इसका आंसर मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. इनको इनके कल्चर, इनके एथनिसिटी, इनके जियोग्राफी के बेसिस पे डिवाइड किया, मतलब क्रिएट किया गया था. नेक्स्ट, why Hindi was not given the status of national language? Why was Hindi not given the status of national language? क्यों हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया? एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज देर वर ओनली 40% पीपल स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज. सिर्फ 40% लोग बात करते थे हिंदी में, है ना. हालांकि हम लोग समझते हैं, बहुत लोग ही समझते हैं हिंदी, बट मदर लैंग्वेज तो नहीं है. एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. तो सोचो अगर 40% वाले लैंग्वेज को अगर हम लोग नेशनल लैंग्वेज बना दे, सो व्हाट इफ अगर वहाँ पे कोई 35% वाला हो तो फिर उसको बुरा लगेगा. फिर बाकी लैंग्वेजेस भी, उनको भी लैंग्वेजेस को बुरा नहीं लगेगा, इंसानों को बुरा लगेगा, है ना, कि हमारे लैंग्वेज को दफनाया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है. जैसे याद है नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच को एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से घोषित कर दिया गया एंड बाकी सबको डिसरिगार्ड कर दिया गया था. तो सिमिलरली वैसा हो जाता. Next, federal power sharing is not effective today as it was in the early years after the constitution came into force. And इसका आंसर क्या होगा? एकदम false, गलत. ठीक है, चलो. बोला कि it is not effective. How come it's not effective? Okay, so question number 10, what do you mean by the term scheduled languages? जो scheduled languages बोले गए ना, तो वो scheduled languages का मतलब क्या है? पहली बात है. एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये क्या होगा? बी होगा. हाँ, ये कैसे हो गया? हाँ, तो ए बोला गया था 8 लैंग्वेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. नो, 8 लैंग्वेजेस नहीं थी, और भी लैंग्वेजेस है. कितने लैंग्वेजेस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, दैट द लैंग्वेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में एक शेड्यूल बनाया गया था, ठीक है. 8वां जो शेड्यूल था उसमें लैंग्वेजेस लिखे गए थे कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे. एंड उसमें मैं आंसर बता दूंगी, कुछ लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज बताया गया था, एंड कितना बताया गया था वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे. उस सेम क्वेश्चंस होगा आई गेस, बोला ना होगा. अच्छा, अब इसका आंसर बता दो. दैट व्हाट इज अ कोalition गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब एक साथ आके गवर्नमेंट बनाते हैं, रूल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट. Besides Hindi, next question, besides Hindi, there are dash other languages recognized as scheduled languages by the constitution. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 21. Basically, there are 22 scheduled languages including Hindi, but here it is mentioned that besides Hindi, मतलब हिंदी के अतिरिक्त और कितने लैंग्वेजेस थे? तो हमारा आंसर होगा 21. नेक्स्ट,
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज बाय द क्रिएशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन, ना बाय द क्रिएशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन कास्ट, ना लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से. Okay, according to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in dash. कितने साल में, मतलब कौन से साल में इसको बंद कर दिया जाने वाला था कि इंग्लिश को बंद कर दो भाई, और ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से इसको हम यूज नहीं करेंगे. एंड इसका करेक्ट आंसर होगा 1965. ठीक है, नेक्स्ट. बट वहाँ पे फिर पता है कि कुछ लोगों ने बहुत हंगामा किया था. The state which violently demanded the use of English for official purpose should be continued is dash. के स्टेट, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि ऐसे कैसे कर सकते हो, 1965 के बाद भी हम लोग मतलब हम लोग इंग्लिश का यूज़ कैसे ना करें, ये तो गलत है ना. सो व्हाट हैपेंड कि एक जो स्टेट था ना वो बड़ा वायलेंट हो गया था. ठीक है ना, सो वो स्टेट क्या है? एंड इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Census of India held in 2011 recorded more than dash distinct languages which people mentioned as their mother tongues. ये आपका वो बुक में देखना, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो पेज. ठीक है, ऑरेंज कलर का देखना, वो पूरा दिया गया है. एंड इसमें यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि कौन सा लैंग्वेज कितने % लोग बात करते, तो इस वाले जगह में वो आंसर होगा यहाँ पे. ठीक है, ये वाला. एंड इसका करेक्ट आंसर होगा 1300. नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस रिकॉर्डेड इंग्लिश एज देयर मदर टंग? कितने लोगों के मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, कितने लोगों का? एंड द करेक्ट आंसर इज 0.02. ये आयरनी नहीं लगता? मदर टंग सिर्फ 0.02, नॉट इवन 1%. बट जो मतलब वो लोग रहते हैं जो बोलते हैं ना कि अरे हम तो इंग्लिश के बगैर बात ही नहीं कर सकते, मतलब जो हर बात में इंग्लिश घुसाते हैं ना, हाँ, तो वो मतलब वो लोग सोचते हैं कि उनका मदर टंग ही इंग्लिश है. मेरे को कुछ बोलना नहीं है, इस पर टिप्पणी नहीं करना. खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है. ओके, विच लैंग्वेजेस आर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी? ठीक है, ये कौन सा लैंग्वेज जो है वो हिंदी के अंडर ही ग्रुप कर दिया गया है. एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि भोजपुरी, मगधी, छत्तीसगढ़ी, ये सब के सब हिंदी के अंडर में आते हैं. नेक्स्ट. Okay, so what led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments? And इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोalition गवर्नमेंट. कोalition गवर्नमेंट के आने से क्या हुआ? एक नया कल्चर पैदा हुआ. क्या नया कल्चर? पावर शेयरिंग का एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. Which period saw the rise of regional political parties in many states of the country? And इसका correct answer होगा option number D, 1990. उसी के बाद जो है वो coalition government आया था इंडिया में. Next, even after grouping the languages, census found dash major languages. मतलब ग्रुप करने के बाद भी मतलब सेंसस ने कितने और मेजर लैंग्वेजेस दिखे थे? 121. शायद कुछ लोगों के किताब में 114 भी होगा. चलो, ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? अब लास्ट भाग आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन. इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग फटाफट. ओके, हु अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट होता है वो कौन अप्रूव करता है? नन अदर देन ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम सभा में कौन होते हैं? जो वोटर्स होते हैं वही लोग प्रेजेंट होते हैं एंड वही लोग एनुअल बजट जो है डिस्कस करते हैं फॉर द ग्राम पंचायत. साल में 2 से 3 बार वो मीटिंग करते हैं एंड सब कुछ जो है वो देखते हैं, मेंटेन करते हैं सब कुछ. Okay, next question. The local government in villages and urban areas are known as dash and dash respectively. And इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला गया है. आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा रेस्पेक्टिवली यानी कि जो पहले जो सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे
होता है सब कुछ। तो विलेजेस है अपना पहले, तो इसीलिए यहाँ पे होगा पंचायत, उसके बाद अर्बन एरियाज, तो यहाँ पे होगा म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नाउ, अरे मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, there are now about dash elected representatives in the panchayat and municipality all over the country, and इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, 35 लाख। सोच लो इतने। ओके, द वार्ड मेंबर्स इन अ ग्राम पंचायत आर कॉल्ड डैश, तो इनको क्या बोला जाता है, पांच, और कुछ लोग पंच भी बोलते हैं ना, पंच मुक्का मार के मुंह तोड़ दो। When power is taken away from the central and state governments and given to local government, it is called dash, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइजेशन। यही तो सब टॉपिक है हमारा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके हम लोग लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, मतलब बहुत फेमस है, यह है पंचायती राज। लोकल गवर्नमेंट सही है, यहाँ पे रूरल बोला है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग बोलता है पंचायती राज। आप लोग ये मत बोलना कि पंचायत पंचायत मत बोलना, ठीक है, इसको बोलते हैं पंचायती राज। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स डैश, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहले तो गांव में जैसे होते हैं ना पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक में होते हैं, ठीक है, उसके वो मंडल वगैरह जो होते हैं, एंड उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो कि हम लोग जानते हैं जिला परिषद के नाम से। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डैश पार्टिसिपेशंस बाय द locals, and the correct answer is option number A, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। क्योंकि इससे क्या हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन से, कि इंसान के पास मौका है अपने अपने लोकेलिटी में, मतलब मेरे लोकेलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के पास जाके मैं बात करूँ कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अगर मान लो लोकल गवर्नमेंट नहीं रहता, ठीक है, तो हर इंसान थोड़े ही जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास बात करता, नहीं कर सकता था ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, हर इंसान कर सकता है, वोट वगैरह देना, रिप्रेजेंटेटिव चूज करना, सब कुछ कर सकता है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के हेड कौन होते हैं, ऑब्वियसली सरपंच, जो प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ के, ठीक है ना, बेसिकली सरपंच इज द प्रेसिडेंट, is the president of the gram panchayat. Now a group of gram panchayats is called dash, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, पंचायत समिति। ये वाला इसका आंसर देखो, ये पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक मतलब बहुत सारे गांव वगैरह मिलके ब्लॉक बनता है, तो वो हो गया पंचायत समिति, एंड ऐसे कुछ समिति मिलके बन जाता है जिला परिषद। ये चीज़ों को याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। Question number 11, a major step towards decentralization was taken in dash, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में लिया गया था, ठीक है। इस टाइम पे उनको लगा कि नहीं, हमें जो है लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, इसको हम लोग और ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाएंगे, तो ये उसके बाद उनके दिमाग में घुसा था। Okay, in the local government elections, at least dash of all the positions are reserved for women, and इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 position, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following is the political head of the municipality, and is the correct answer is option number A, municipal chairperson। अच्छा, तो who is the head of the municipal corporation, मेयर, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना। ओके, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस आर फॉर डैश, किन लोगों के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है, ऑल ऑफ द अबव, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स, तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डैश, ये वाला हम लोगों ने किया आई थिंक, पंचायत समिति।
Okay, all panchayat samitis in district forms dash Jila Parishad. SEC stands for dash. ये होगा अपना State Election Commission. Next. Which institution conduct the panchayat and municipal election in each state? भाई ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. वही स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम ही है इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करना. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज कर लो अगर बड़ा ऑप्शंस लग रहा है तो. चलो मैं आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. यानी कि क्योंकि ग्राम सभाज ना दे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. हालांकि बोला तो जाता है कि साल में 2-3 बार ऐसे आओ मीटिंग वगैरह करो, बट स्टिल दे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. ऑप्शन नंबर बी, most state government have not transferred significant powers to local government. कॉन्स्टिट्यूशन बोल तो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के पास पावर वगैरह ट्रांसफ़र करो, उनको रेवेन्यू वगैरह दो, बट थोड़े बदमाशी करते हैं एंड वो ये काम नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो सी द लोकल गवर्नमेंट लैक एडिक्वेट रिसोर्सेज. उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं. नेक्स्ट, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ 2 एस्पेक्ट्स: mutual understanding and agreement to live separately, mutual trust and agreement to live together, both A and B and none of the above. And the correct answer is option B. एकदम स्टार्टिंग में इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है. Now, assertion बोला गया है, the subjects which are not included in the union list, state list and concurrent list are considered as residuary subjects. ठीक है. एंड इसका करेक्ट आंसर एंड रीजन बोला गया है, द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासिफाइड. तो इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. मतलब देखो ये जो सब्जेक्ट्स जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हुआ था, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड इसीलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये लोग मतलब इन लिस्ट में नहीं आते हैं. नेक्स्ट असर्शन, इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम एंड रीजन बोला गया दैट अंडर अ यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? दैट ऑप्शन नंबर बी. यानी कि यस, ये भी सही है, रीजन भी सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट. नेक्स्ट, assertion, third tier of government is local government and reason बताया गया it made democracy weak. And इसका correct answer होगा option number A. But this is correct, absolutely correct. But how come this is true? This is false. So A is true but R is false. Next, and this is the last question. Consider the following 4 statements. Basically you read the 4 statements and pause the video. And the question is that which of the statements given above is or are correct. ठीक है. And the correct answer is option number C. 1 and 2 only are correct. Why? In a federation, the powers of the federal and provincial system, governments are clearly demarcated. यानी कि उनको mention कर दिया गया है. Yes, this is true. Correct. Now, India is a federation because the powers of the union and state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction in their own respective subjects. This is also absolutely true. यहाँ पे बोला गया है that 3 बोला गया that Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. हट, गलत है. Now, India is no longer federation because some powers of the state have been developed to the local government bodies. So, इससे ये इंडिया किस तरीके से फेडरेशन नहीं रहा भाई. सो ये भी गलत है. सो इसीलिए 1 and 2 are the correct statements. And yes, that is it for today guys. I hope you all enjoyed today's session. Make sure कि आप कमेंट में बताओ कि whether you enjoyed the session or not. एंड कमेंट करना और किस तरीके के वीडियोस वगैरह चाहिए. बट अगर वीडियो अच्छा लगा सो यस, लाइक, शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट शेयर द चैनल विल नॉट ग्रो एंड एज अ रिजल्ट मैं देखूंगी द चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग एंड आई विल स्टॉप पुटिंग वीडियोज़. सो बेसिकली यू आर गेटिंग फ्री वीडियोज़, है ना, एंड हेल्प भी हो रहा है. सो शेयर करना. एंड यस, इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब, just subscribe to my channel. So bye bye, take care all of you, see you tomorrow.